Goal, nation's leading institute. हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग AITS मीन टेस्ट 3 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करेंगे। आई एम शैलेश झा, केमिस्ट्री फैकल्टी, गोल इंस्टीट्यूट पटना। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो कहां से है। तो 53 क्वेश्चन फर्स्ट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का सॉल्यूशन। 53 एक आसान सा क्वेश्चन आपको दिया है जिसमें पूछा गया है कि विच कंपाउंड अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक, मतलब इसमें से कौन सा एरोमेटिक नहीं है। तो चलिए मैं स्ट्रक्चर बना के इसको समझाता हूं कि कौन सा एरोमेटिक इसमें नहीं होगा। तो फर्स्ट जो दे रखा है आपका इस तरह से, इसमें देखिए तो 2, 2 4, 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ और रेजोनेंस तो हो ही रहा है पूरे रिंग में, निगेटिव सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, निगेटिव सिग्मा पाई। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और पूरे रिंग में रेजोनेंस हो रहा है। स्टूडेंट्स, जब पूरे रिंग में रेजोनेंस हो ही रहा है, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि प्लेनर भी होगा, ठीक है ना। तो सभी कंडीशंस फुलफिल हो रहा है, दैट मींस ये एरोमेटिक होगा। इसका जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है हम लोगों के पास, वो देखो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर का रिंग दे रखा है। तो 7 मेंबर का एक रिंग बनाते हैं, यहां प्लस उल्टा बना दिया, ऐसे लिखा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो गया? अगेन 2 4 6 और पूरे रिंग में रेजोनेंस है, पॉजिटिव सिग्मा पाई, पॉजिटिव सिग्मा पाई, ठीक है। तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स? एरोमेटिक। और तुम्हें याद होगा इसको ट्रोपाइलियम कैटायन कहते हैं और बहुत ही हाईली एरोमेटिक होता है ये, एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी बहुत ज्यादा होती है। थर्ड जो बनाया हुआ है दैट इज समथिंग लाइक दिस। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव सिग्मा पाई, पॉजिटिव सिग्मा पाई, पूरे रिंग में रेजोनेंस। तो ये भी क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये भी हो गया एरोमेटिक। मतलब एक जो चौथा ऑप्शन हम लोगों के पास बच रहा है दैट इज ऑल्सो अ 7 मेंबर रिंग। इसको अगर देखा जाए, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो है ही, देखो 2 4 6, बट ये कार्बन को देखो sp3 आ गया, sp3 आ गया तो ये नॉन प्लेनर होगा, ठीक है। और नॉन प्लेनर ये है तो एरोमेटिक कहां से होगा? पूरे रिंग में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, पाई सिग्मा सिग्मा, तो पूरे रिंग में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो यही हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। यही हम लोगों से पूछ रहा था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को कौन सा दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 55। 55 में क्या कह रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन नॉट शो टॉटोमेरिज्म। इनमें से कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा? तो देखिए कौन कौन सा है ऑप्शन। OH CH डबल बॉन्ड CH2, फर्स्ट ऑप्शन ये दे रखा है। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन का अगर बात करें तो डबल बॉन्ड OO, इस तरह से। थर्ड ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से दिया है, डबल बॉन्ड O और यहां पे 2 CH3 लिखा हुआ है। और जो फोर्थ ऑप्शन आपका है डबल बॉन्ड O NH और ये इस तरह से देता है। स्टूडेंट्स, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये ईस्टर है, ये एमाइड है। तो जो भी एसिड डेरिवेटिव्स होता है ना, एसिड डेरिवेटिव का परसेंटेज इनॉल कंटेंट बहुत ही कम होता है, लेकिन यहां उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। हम लोगों को क्लियरली इसमें पूछा है कि कौन टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो हम लोगों को तो सिर्फ कंडीशन चेक करना है। तो देखो कंडीशन चेक करते हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड है इसमें, डबल सिंगल O पे H है, तो इसका तो टॉटोमर भी हम लोग बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। सेकेंड में देखें तो ठीक है, इनॉल का एक्सटेंट कम होगा, कम इनॉल बनेगा, बट बनेगा तो डबल सिंगल, यहां पे H है तो यहां से हम बना सकते हैं इनॉल। फोर्थ में भी देखें तो यहां पे जो H है ये कंजुगेटेड वाला, इससे भी इनॉल बना सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें अगर देखें तो डबल सिंगल, यहां पे तो H है ही नहीं। यहां जो H है उससे बनेगा नहीं, क्योंकि यहां ऐसे अगर डबल बॉन्ड लाते हो तो 6 मेंबर के रिंग में sp हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा। इस कारण से ये जो थर्ड ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 57।
क्वेश्चन का स्टेटमेंट में एक बार पढ़ देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ 1-methoxy ब्यूटा 1,3 डाइन इज लीस्ट स्टेबल। मैं इसका पहले स्ट्रक्चर बनाता हूं, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, ब्यूटा 1,3 डाइन 1 2 3 4, 1 पे और 3 पे डाइइन बना दिया और 1 पे मिथॉक्सी लगाना है तो OCH3 लगा दो। तो क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि 1 मिथॉक्सी अब ब्यूटा 1,3 डाइन, कंपाउंड तो यही हुआ, H लगा देते हैं, H और ये CH2। और इसका कुछ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स दे रखा है और कहता है कि इसमें से सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा है। देखो इसका जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें कौन कौन सा दिया हुआ है, तो CH2 माइनस CH प्लस CH डबल बॉन्ड CH OCH3, पहला तो ये दिया हुआ है। सेकेंड जो तुमको दिया हुआ है वो CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O प्लस CH3। थर्ड जो दे रखा है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस CH माइनस OCH3 एंड वन मोर फोर्थ जो है दैट इज CH माइनस CH डबल बॉन्ड O CH3 एंड यू हैव OP प्लस। ये 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है। तुमसे पूछा कि इसमें सबसे लीस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन सा है। स्टूडेंट्स एक चीज दिमाग में जो तुमको बैठा लेना है वो ये कि अगर होमो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड को, जैसे ये कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, सो दिस इज होमो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो होमो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड। अब इसमें कंजुगेशन कहां से कहां तक हो रहा है, तो देखो लोन पेयर सिग्मा पाई। तो जो भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ किया ओके, बट अगर कोई कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऐसा ड्रॉ करता है कि इस होमो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड को, इसको चाहे इसको सिंपली ब्रेक करके प्लस माइनस ले आए तो बहुत ही अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है। सीधा सीधी दिमाग में बैठा लो, अगर यही C डबल बॉन्ड O है उसको ब्रेक करके C पे प्लस और O पे माइनस लाया, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे माइनस और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे प्लस, तो ठीक है ओके है। बट अगर होमो एटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करके प्लस माइनस ला रहा है तो दैट इज हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर। पहले तो उसको तुम सर्च करो। तो इसमें देखो वैसा है, ये देखो पहला वाला ये प्लस माइनस है होमो एटॉमिक और सब कुछ एज इट इज है, लोन पेयर ये एज इट इज है। इस पाई को खाली तोड़ के प्लस माइनस लाया और ये चीज और एक जगह तुमको मिलेगा, इसमें जरा देखो थर्ड में, यहां भी इस वाले पाई को तोड़ के प्लस माइनस लाया, माने ये दोनों लेस स्टेबल की कैटेगरी में आ गया। अब इन दोनों में तुम्हें देखना है तो कैसे देखोगे, डिफरेंस क्या है। तो देखो यहां माइनस चार्ज है, प्लस है बगल में C डबल बॉन्ड C है, यहां माइनस है, माइनस के बगल में OCH3 है। स्टूडेंट्स एक तो यहां माइनस है, ऊपर से ऑक्सीजन का यहां लोन पेयर है, तो इसके लोन पेयर और इसके लोन पेयर में बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा और इस कारण से ये लेस स्टेबल होगा। तो सबसे लीस्ट स्टेबल जो पूछा तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। सबसे पहले ये दोनों देखें, इन दोनों में डिफरेंस देखें, ठीक है। यहां माइनस, इसके इधर तो C पे प्लस है तो अट्रैक्शन ही होगा, यहां माइनस प्लस वो चीज कॉमन है, डिफरेंस क्या है, माइनस के बगल में O का लोन पेयर, दो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर के बीच में रिपल्सन, इसके चलते ये लिस्ट स्टेबल होगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया 57 का थर्ड ऑप्शन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 58 और 58 जेल्डाल्स मेथड का एक क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। ड्यूमास मेथड पे तो नीट में क्वेश्चन आया ही हुआ है, जेल्डाल का क्वेश्चन आया है। न्यूमेरिकल का अगर बात करें तो न्यूमेरिकल नहीं दिया है, तो ये न्यूमेरिकल बड़ा ही आसान सा है और इस तरह का न्यूमेरिकल तुम्हें नीट में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो चलो देखते हैं क्या न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स। 58 समझो अच्छे से क्वेश्चन को। While estimating the nitrogen present in an organic compound, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको जेल्डाल मेथड से एस्टिमेट किया जाता है। तो कहता है कि एस्टिमेटेड बाय जेल्डाल मेथड। ओके, द अमोनिया इवॉल्व्ड, अमोनिया जो निकलता है, देखो जेल्डाल मेथड में क्या होगा ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना नाइट्रोजन है वो अमोनिया की फॉर्म में बाहर निकल जाता है और उस अमोनिया को यहां, सॉरी NH3 है, उस अमोनिया को यहां न्यूट्रलाइज किया गया
H2SO4 से, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नाइट्रोजन था वो किस में कन्वर्ट हुआ, जेल डाल के सेटअप से पास करने से अमोनिया में। उसको न्यूट्रलाइज किससे कराया गया, H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से। थोड़ा इसको बैलेंस कर दो, 2 इधर कर दो, ये बन गया तुम्हारा NH4 प्रोडक्ट से खैर कोई मतलब नहीं। H2SO4 का मोल दिया हुआ है तुमको, मतलब मोलरिटी सब दिया हुआ है। तो H2SO4 का मोलरिटी जो दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 2 मतलब मोलरिटी का यूनिट तुमको पता है, मोल पर लीटर। और स्टूडेंट्स इसका वॉल्यूम जो दिया है वो है 2.5 मिलीलीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अमोनिया जो निकला उसको किससे न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, H2SO4 से। इसका वॉल्यूम और मोलरिटी दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स मोल क्या होगा, मोल्स ऑफ H2SO4, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है ना। तो मोलरिटी हो गया 2 और वॉल्यूम इन लीटर करोगे तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो 5/1000 हो गया ना। ये किसका मोल निकला, सल्फ्यूरिक एसिड का। अब अगर सल्फ्यूरिक एसिड का मोल आ गया तो 1 मोल H2SO4 कितने मोल अमोनिया से रिएक्शन कर रहा है, 2 मोल से। और H2SO4 का मोल तुमने फाइंड आउट कर लिया, 5/1000। सो स्टूडेंट्स इस हिसाब से मोल्स ऑफ अमोनिया कितना हुआ बताओ, 5/1000 इंटू 2। 1 मोल H2SO4 के लिए 2 मोल अमोनिया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया ये 10/1000, 0 0 गया तो 1/100, इतना मोल हुआ। तो अमोनिया का मोल आया। अब बताओ 1 मोल अमोनिया में नाइट्रोजन का कितना मोल होगा, 1। अरे एन के नीचे क्या लिखा है, 1, तो मोल कितना हो गया बेटा, 1। सो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया, इतना ही, 1/100। तो वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया, 14 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 14/100। तो वेट इतना आया, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना ग्राम नाइट्रोजन था, इतना ग्राम नाइट्रोजन था। अब परसेंटेज कह रहा है, तो इस नाइट्रोजन का वेट डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इंटू 100। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अगर निकालोगे तो कितना आएगा, देखो ये 14/100 ये हो गया, और डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना दे रखा है इसमें, 0.25 ग्राम, तो 1/4 हो गया। तो डिवाइडेड बाय 1/4 इंटू 100, तो कितना हो गया ये 14/100 इंटू 4/1 इंटू 100, 100 गया, कितना परसेंट आया स्टूडेंट्स, 56%, ठीक है। तो ये हो गया आंसर तुम्हारा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका, 56% उसमें दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के सॉल्यूशन। इसको मैं मिटा दे रहा हूं और उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 में बेसिक स्ट्रेंथ हम लोगों से पूछा जा रहा है, और चलिए देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ किस तरह का, क्या क्या दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन 61, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ द गिवन कंजुगेटेड बेस, और आर का वैल्यू CH3 दिया है, एल्काइल CH3 है, ऐसा दिया हुआ है। क्या क्या दिया है देखो जरा, RCOO माइनस, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, H नहीं होगा, H मिसप्रिंट है, माइनस NH2 माइनस और R माइनस। तो R को CH3 लिया है तो हम लोग भी CH3 ले लेते हैं, और यहां भी R को CH3 जब दे ही दिया है तो क्यों R लिखे भाई, CH3 लिखे, ठीक है। इन सब में तुमसे क्या पूछा गया, इन सब में पूछा गया कि बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ठीक है ना। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा। स्टूडेंट्स जरा समझो बात को, इसका जो कंजुगेट एसिड होगा, कंजुगेट एसिड कैसे बनाओगे, H+ ऐड करके। तो इन सब का तुम कंजुगेट एसिड बनाओगे तो H+ दो, तो ये क्या बना, CH3COOH। इसका बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें H+ दोगे तो अमोनिया, और इसमें H+ दोगे तो CH4, ये बनेगा।
ठीक है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो कैसे देखते हैं? तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, ठीक है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। तो ये सब तो इसका इस एसिड का कंजुगेट बेस ही है सब। इसमें से H+ निकाले तो ये बना, H+ निकाले ये बना, इससे H+ निकाले NH2- बना, और इससे H+ निकाले तो CH3- बना। तो इन सब का कंजुगेट बेस ऑलरेडी हमारे पास है। तो अगर इन सब का स्टेबिलिटी देख ले, अगर इन सब का स्टेबिलिटी देख लिया जाए तो हमें इसका एसिडिक स्ट्रेंथ मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं? और जो एसिडिक स्ट्रेंथ स्टूडेंट इसका मिल गया तब तो बहुत आसान है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस वीक होगा, ठीक है ना। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कंजुगेट बेस उसका क्या होगा? उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। मतलब हम लोग क्या ऐसा कह सकते हैं कि कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी, कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो उस कंजुगेट बेस का जो बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो कम होगा। कैसे? मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। देखो, कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उस एसिड का। जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा उसका करेस्पॉन्डिंग एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। और स्टूडेंट, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा जिसका होगा मतलब जो अच्छा एसिड होता है उसका कंजुगेट बेस जो होगा वो वीक बेस होगा। इसीलिए तो लिखे हैं स्टेबिलिटी ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम। क्लियर हो गया ये? ठीक है। स्टेबिलिटी ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो कंजुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ कम, कंजुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ कम। सिंपल सा है। तो हम लोग करते क्या है? अल्टीमेटली कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं और उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब इन सब का स्टेबिलिटी जो निकाल लिए उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसका बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। चलो तो स्टेबिलिटी देख लेते हैं, ठीक है। यहां देखो, इसका इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा, इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा। तो स्टेबिलिटी का अगर बात करें इन सब में तो सबसे ज्यादा तो यही स्टेबल हुआ। फिर देखो, ये sp कार्बन पे निगेटिव है, नाइट्रोजन पे निगेटिव है, कार्बन पे। sp कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.25 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है। तो स्टूडेंट्स, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। यहां तो O पे माइनस था, साथ ही साथ रेजोनेंस में भी था, तो सबसे ज्यादा तो ये स्टेबल हुआ। फिर sp कार्बन पे नेगेटिव, फिर नाइट्रोजन पे नेगेटिव, और फिर कार्बन पे नेगेटिव। ये किसका ऑर्डर हुआ बताओ? ये ऑर्डर हो गया स्टेबिलिटी का। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है उसका उल्टा हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का। तो इन सब का जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा CH3-, फिर NH2-, फिर CH ट्रिपल बॉन्ड C-, और सबसे लास्ट में CH3COO-। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 62 एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 में क्या हम लोगों से पूछ रहा है, चलिए उसको समझा जाए थोड़ा। देखो, Which of the following कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल? सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन इनमें से कौन सा है? 62 में पूछ रहा है। तो जो गिवन ऑप्शंस में देखोगे तो एक फोर्थ ऑप्शन को देखो स्टूडेंट्स, कैसे बनाया हुआ है? OCH3, यहां डबल बॉन्ड है, फिर यहां डबल बॉन्ड है, और यहां पे प्लस दे रखा है। तो देखो ये कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा क्यों स्टेबल होगा? तो यहां से देखो, लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये स्टेबलाइज्ड बाय एक्सटेंडेड रेजोनेंस होगा कि नहीं? बाय एक्सटेंडेड रेजोनेंस। और बाकी जो भी ऑप्शन है उसमें इस तरह से एक्सटेंडेड रेजोनेंस से स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा इसमें। और ये दे रखा है तुम्हारा फोर्थ ऑप्शन में।
अदर ऑप्शन को भी तुम अगर देखना चाहो तो देख लो। जैसे फर्स्ट ऑप्शन ऐसा दिया है, देखो OCH3 और यहां इस कार्बन पे प्लस, तो पॉजिटिव सिग्मा पाई, बस इतना ही है, तो लेस स्टेबल। सेकेंड ऑप्शन जो दे रखा है उसको भी देख लो, OCH3 यहां प्लस, तो पॉजिटिव सिग्मा पाई, लेकिन उससे तो ज्यादा होगा ना, ऑक्सीजन का लोन पेयर भी है रेजोनेंस में इसके साथ, तो सबसे ज्यादा स्टेबल फोर्थ हो जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 63 पे। अब इसमें क्या कह रहा है, देखो हाइपर कंजुगेशन इज मोस्ट यूजफुल फॉर स्टेबिलाइजिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन्स। कौन से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में हाइपर कंजुगेशन सबसे यूजफुल होगा, ऐसा पूछ रहा है। तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हम लोगों को कार्बोकेटाइन का, तब हम लोग आसानी से इसकी स्टेबिलिटी को जज कर पाएंगे। तो मैं स्ट्रक्चर इन सब का ड्रॉ करता हूं, देखो जरा। पहले क्या बोला तुमको, नियोपेंटाइल, इधर ऊपर बना रहे हैं 63 है ना, तो नियोपेंटाइल, तो नियो कैसे बनाओगे, इस तरह से CH3 जोड़ दो, 1 2 3 4 ही कार्बन हुआ है और कार्बोकेटाइन कह रहा है, तो नियोपेंटाइल कार्बोकेटाइन ये हो गया। फिर सेकंड में टर्शियरी ब्यूटाइल, तो इसको टर्शरी बना दो, ये टर्शरी बन गया और टोटल 4 कार्बन हुआ, तो ब्यूटाइल भी हो गया, प्लस डाल दो, ये हुआ टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। फिर थर्ड में दिया आइसोप्रोपाइल, कैसे बनाओगे आइसोप्रोपाइल, तो C से CH3 लगा दो, प्लस डाल दो, ये हुआ आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। और एक दिया इथाइल, तो CH3 CH2 प्लस, ये हुआ इथाइल कार्बोकेटाइन। कहता है कि हाइपर कंजुगेशन किसके स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इसका कितना हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है, पॉजिटिव सिग्मा, इसमें तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो 0 अल्फा H हो गया। अब देखो पॉजिटिव सिग्मा, इस पे 3 हाइड्रोजन है, पॉजिटिव सिग्मा इस पे भी 3 है, पॉजिटिव सिग्मा इस पे भी 3 है, तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए हाइपर कंजुगेबल, 9, इसमें 0, इसमें देखो 3 और 3 मिला के हो गए 6, और इसमें 3 हो गया। तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा इसमें, 9 अल्फा H वाला, तो हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा इसी की स्टेबिलिटी में रोल प्ले कर रहा है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। मतलब कि ऑप्शन कौन सा, टर्शरी ब्यूटाइल, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 64। अब देखो 64 में क्या कह रहा है, रिटार्डेशन फैक्टर RF कैन बी मेजर्ड इन मीटर पर सेंटीमीटर। रिटार्डेशन फैक्टर होता क्या है, ठीक है, रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है, तो जैसे हम लोग क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं, तो रिटार्डेशन फैक्टर होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, बेस लाइन से। ठीक है, तो भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सब्सटेंस या सॉल्यूट बोल लो, और डिवाइडेड बाय फिर नीचे भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जो आपका सॉल्वेंट है वो, तो दोनों ऊपर भी डिस्टेंस है नीचे भी डिस्टेंस है, तो फिर ये यूनिटलेस होगा ना स्टूडेंट्स। ऊपर भी जो यूनिट लिखोगे नीचे भी यूनिट आएगा, वही जैसे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर तो कट गया, तो दैट मीन्स ये यूनिटलेस होगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है कि रिटार्डेशन फैक्टर कैन बी मेजर्ड इन मीटर पर सेंटीमीटर, ये तो रॉन्ग हो गया। सेकेंड दे रखा है कि RF वैल्यू, रिटार्डेशन फैक्टर का वैल्यू ऑफ अ कंपाउंड रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल सॉल्वेंट, नहीं, अलग अलग सॉल्वेंट की एड्सॉर्प्शन की टेंडेंसी अलग अलग होती है, तो रिटार्डेशन फैक्टर जो होगा ऑब्वियसली चेंज करेगा सॉल्वेंट चेंज करने से। ठीक है ना, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो आंसर कौन सा हम लोग टिक करेंगे इसमें, थर्ड ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है इसके बाद वो है क्वेश्चन नंबर 67। चलो देखते हैं 67 में क्या कह रहा है। ये तो थियोरेटिकल टाइप का क्वेश्चन था, 67 प्यूरिफिकेशन का था वो क्वेश्चन, है ना। 67 में कह रहा है द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो कर रहा है मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों देखोगे, पॉसिबल फॉर 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। कैसे बनाओगे,
ये देखो साइक्लोप्रोपेन हो गया तुम्हारा, और 1 और 2 पे 2 मिथाइल लगाना, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो यहां पे मिथाइल लगा दो एक, और यहां लगा दो, तो हो गया ये क्या हो गया, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिकल तो यहां पे शो कर ही रहा है, ये दोनों से सिस और ट्रांस तो बनेगा ही, कायरल सेंटर भी बन रहा है, ये भी एक कायरल सेंटर है, ये भी एक कायरल सेंटर है। तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितना हुआ, 2। और कायरल सेंटर जो 2 है स्टूडेंट्स, ये सिमिलर है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, अगर कायरल सेंटर सिमिलर है तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर आता है 3। जो बनाएंगे उसमें ज्योमेट्रिकल ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर जो होगा वो 3 के इक्वल हो जाएगा। अगर 2 डी सिमिलर कायरल सेंटर रहता, जैसे यहां CH3 यहां क्लोरीन लगा दो, तब टोटल कितना होता, 4। लेकिन दोनों सिमिलर कायरल सेंटर है, इसलिए हो जाएगा 3। तुम चाहो तो इसको बना भी सकते हो, जैसे मान लो दोनों CH3 को सेम साइड रख दो, तो ये वाला तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, तो मीजो हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी जैसे एक को प्लेन के ऊपर ले लो और एक प्लेन के नीचे ले लो, तो ये और इसका एक इनएंसियोमर बना दो, तो टोटल कितना हुआ, 3, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और 68 है नेक्स्ट क्वेश्चन। और अरेंज द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। तो चलिए देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, क्वेश्चन नंबर 68 में। ओके, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 68। देखो क्या दिया है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछा है, क्या क्या है। मैं जो ऑर्डर सही है वही पहले लिखता हूं, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे ज्यादा होगा CH3O-, फिर होगा OH-, फिर होगा C6H5O-, और उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा CH3CO-। फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, तो आंसर तो करेक्ट 4 हो गया, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी इसका क्यों ज्यादा है, देखो इन दोनों में तो आई थिंक किसी कोई तरह का दिक्कत ही नहीं होगा। जैसे CH3 डोनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इजीली देखो, तो ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है एज कंपेयर टू OH-। इन दोनों में मेनली तुमको देखना है, इसमें O- जो है वो डीलोकलाइज्ड है रेजोनेंस में, और इसमें भी O- जो है वो डीलोकलाइज्ड है, मतलब रेजोनेंस में। अब स्टूडेंट्स इसमें भी O- डीलोकलाइज्ड है, इसमें भी डीलोकलाइज्ड है। इसका अगर कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर आएगा, मतलब इसमें निगेटिव चार्ज ज्यादा डीलोकलाइज्ड है। क्या बोलोगे इसमें, कि निगेटिव चार्ज जो है ये ज्यादा डीलोकलाइज्ड है, मोर डीलोकलाइज्ड। और इसमें इसके कंपैरिजन में लेस रेजोनेंस होगा। क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज को एक्सेप्टर ग्रुप कौन है, फिनाइल, और यहां C डबल बॉन्ड हो, हेटेरोएटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड, बेटर एक्सेप्टर। और दूसरा बात, उसमें ज्यादा रेजोनेंस इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब इसमें निगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा अंदर डीलोकलाइज है, तो बाहर देने की टेंडेंसी, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम। और इसका कंपैरेटिवली ज्यादा होगा क्योंकि लेस डीलोकलाइज्ड है। इन सब में तो डीलोकलाइज्ड है ही नहीं, तो इन सब का ज्यादा होगा। और इस दोनों में तुमको समझ में आ गया, तो ऑर्डर यही हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 69। ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो तुम सबसे जरूर से जरूर सही बना होगा। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो स्टूडेंट ये सिंपल सा ही है, तुम सब जानते हो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, दिस इज बेंजाइलिक। उसके बाद होता है एलाइलिक, इसके बाद होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर CH3 डॉट। बाकी ऑप्शन में हाँ दिया हुआ ये सब भी। तो 3 डिग्री मतलब अगर तुम बनाना चाहो तो इस तरह से बना भी सकते हो 3 डिग्री वाला। तो C से CH3, CH3 डॉट, 3 डिग्री हो गया ये। उसके बाद 2 डिग्री होता है CH3 डॉट, उसके बाद 1 डिग्री होता है CH2 डॉट, फिर CH3 डॉट होता है। इस तरह से स्टेबिलिटी को देख सकते हो।
तो गिवन ऑप्शन में इतना नहीं दिया है, कम ही दिया है, 2 डिग्री तक दिया है, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 69। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो और क्वेश्चन है इसके बाद वो है क्वेश्चन नंबर 73। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में हम लोगों से क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 73 को अब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है द नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितना है इन एन एसाइक्लिक, मतलब साइक्लिक नहीं, एसाइक्लिक न्यूट्रल कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला, और मॉलिक्यूलर फार्मूला तुमको दिया हुआ है C4H5N। सबसे पहले इसका अनसेचुरेशन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, जिसको डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी कहते हैं, डीबी कहते हैं। तो कैसे निकालोगे इसका? देखो एक तरीका क्या है, तुम इसको ऐसे लिखो C4H3 कर दो और ये 2HN पे ले लो तो NH2 हो गया, C4H3NH2। अब NH2 को H से रिप्लेस कर दो, तो NH2 को H से रिप्लेस करोगे तो H एक और जोड़ दो इसमें, तो C4H4 हो गया। अब इसका अनसेचुरेशन फैक्टर निकालो, तो यूएफ का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन करेस्पॉन्डिंग एल्केन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड और टोटल का डिवाइडेड बाय 2। तो करेस्पॉन्डिंग एल्केन सोचो, 4 कार्बन का है तो 4 कार्बन का एल्केन कौन सा बनता है? C4H10। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन करेस्पॉन्डिंग एल्केन हो गया 10 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड दैट इज 4 और डिवाइडेड बाय 2। तो 10 में से 4 गया 6, 6 बाय 2 हो गया 3, तो 3 हो गया अनसेचुरेशन फैक्टर। साइक्लिक लेना नहीं है, ठीक है, तो मतलब पाई बॉन्ड कितना रखना पड़ेगा? 3 पाई बॉन्ड रखना पड़ेगा। अब देखो कंपाउंड क्या बना सकते हैं हम लोग, जैसे 1 2 3 कार्बन ले लिए, एक नाइट्रोजन भी है तो एक CN लगाना पड़ेगा, तो पहले CN लगा लेते हैं हम लोग। अच्छा, CN अगर लिखेंगे तो C ट्रिपल बॉन्ड N होगा, तो UF वहां से कितना हो गया? 2 पाई बॉन्ड है तो UF हो गया 2, और एक पाई बॉन्ड और देना पड़ेगा। अरे अनसेचुरेशन फैक्टर 3 है तो 3 पाई बॉन्ड टोटल देना पड़ेगा, तो मैं पाई बॉन्ड पहले यहां पे दे रहा हूं, एक पाई बॉन्ड दे दिए, 2 पाई बॉन्ड CN में होगा। मतलब अल्टीमेटली अब सोचो तुम CN कहां लगा सकते हैं, एक बार यहां लगा लो CN, C ट्रिपल बॉन्ड N। एक बार तुम क्या करो कि यहां पे CN लगा लो, 2 1 3 1 4, ठीक है। और एक केस और तुम क्या कर सकते हो कि C डबल बॉन्ड C यहां पे CN लगा लो। स्टूडेंट्स कुछ भी करे, sp3 कार्बन तो यही वाला हुआ, ये कार्बन हुआ sp3, बाकी 2 1 3 1 4, 2 1 3 4, इसमें भी कर दो तो 2 CH3, यहां भी H लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहां भी ये sp3 कार्बन हुआ, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाए तो भी, और यहां भी देखें तो ये वाला जो कार्बन है वो sp3 कार्बन है। तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में तुमसे सिंपली पूछा है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इस फॉर्मूला में कितना बन रहा है, तो 1, एक ही तो बन रहा है, तीनों में से कोई भी देखें स्ट्रक्चर तो कितना बना? 1, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर है 74। ये 74 जो है ना स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है थोड़ा, और इनकम्प्लीट क्यों है देखो, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्या होना चाहिए आगे वो भी मैं बताता हूं। क्वेश्चन में लिखा है द सेपरेशन ऑफ 2 कलर्ड सब्सटेंस वाज डन बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी से 2 कलर्ड सब्सटेंस को सेपरेट किया गया। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट, देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसका किसका दिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट का दिया कितना, तो देखो डाटा जो दिया हुआ है सॉल्वेंट का 3.25 सेंटीमीटर, फिर सब्सटेंस ए का दिया
तुम्हारा 2.08 सेंटीमीटर और सब्सटेंस बी का जो डिस्टेंस है ट्रेवल्ड बेस लाइन से वो है 1.05 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में ये चीज तो दिया है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट सब्सटेंस ए सब्सटेंस बी फ्रॉम द बेस लाइन आर, और ये ऐसा रिस्पेक्टिवली, बट यहां पे फुल स्टॉप दे दिया। तो इसमें मिसिंग क्या है स्टूडेंट्स? इसमें पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ आरएफ वैल्यू रिटार्डेशन फैक्टर का रेशियो पूछ रहा है ए टू बी। मतलब तुम क्वेश्चन में थोड़ा सा उसमें लिख लोगे खुद से, द रेशियो ऑफ आरएफ वैल्यूज ऑफ ए टू बी इज, क्वेश्चन पूरा ये है, ठीक है, वो मिसप्रिंट था। तो आरएफ वैल्यू ऑफ ए डिवाइडेड बाई आरएफ वैल्यू ऑफ बी, ये तुमसे पूछा है कि क्या होगा। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पहले भी रिटार्डेशन फैक्टर बताए थे क्या होता है कि सॉल्यूट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट कितना किया बेस लाइन से। तो पहले हम लोग आरएफ ए निकालते हैं। तो आरएफ रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ ए, तो सॉल्यूट कितना किया ए, सब्सटेंस ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 2.08 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का कितना स्टूडेंट्स 3.25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो कैंसिल हो गया। इसी तरह से तुम आरएफ बी का निकालो, ये कितना होगा, तो बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो 1.05 और डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट कितना किया 3.25। अब तुमसे क्या पूछा कि भाई आरएफ ए बाई आरएफ बी निकालिए, तो कितना निकालोगे बोलो। यहां पे अगर तुम फाइंड आउट करो आरएफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय आरएफ ऑफ बी, तो चलो डिवाइड कर लेते हैं 2.08 बाई 3.25 और डिवाइडेड बाई ये पूरा आएगा तो ऊपर चले जाएगा 3.25 और डिवाइडेड बाय 1.05, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। 1.25 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो करीब करीब 2 टाइम्स जाएगा ये। तो आर एफ ए बाई आर एफ बी का वैल्यू कितना आया 2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा मिसप्रिंट था इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसके बाद जो हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 के बाद, वो कौन सा है देखो 78, एक नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, तुम सब बनाए होगे। देखो क्या है, NO2, यहां पे CH3 एक लगा हुआ है, फिर ऐसे है, यहां पे डबल बॉन्ड दिया हुआ है, यहां फिर CH3 लगा हुआ है, फिर यहां C डबल बॉन्ड O है, फिर यहां भी डबल बॉन्ड O है और यहां H लगा हुआ। इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है? एक एल्डिहाइड तुम्हें दिख रहा होगा, कीटोन है, ये एल्कीन है, ठीक। NO2 सब तो सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सॉरी ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं हुआ, ये पेरेंट चेन में आएगा। चलो अभी देख लेते हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करें। तो एल्डिहाइड है और कीटोन है, तो इसमें प्रायर कौन होगा स्टूडेंट्स? एल्डिहाइड। तो और चेन टर्मिनेटिंग है तो नंबरिंग भी यहीं से होगा। तो चलो पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये 7 कार्बन का चेन है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा हुआ जिसको मैं इसको सर्कल किया CH3 को, ये NO2 और ये ऑक्सो कीटोन ग्रुप, ये सब सब्स्टिट्यूएंट हुआ। अब इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या कहते हो? ऑक्सो। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल। और ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? नाइट्रो। तो IUPAC नेम क्या लिखोगे? पहले क्या लिखोगे? M से मिथाइल तो 4 पे मिथाइल, फिर ये तुम्हारा 6 पे क्या आ जाएगा? नाइट्रो, 3 पे क्या आ जाएगा? ऑक्सो, फिर कितने कार्बन का चेन है? 7 का, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा? हेप्ट। प्राइमरी सफिक्स क्या लिखोगे? 4 इन और 1 अल या अल। तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन अगर देखो तो थर्ड ऑप्शन देखो वही लिखा है, 4 मिथाइल 6 नाइट्रो 3 ऑक्सो हेप्ट 4 इनल, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका आंसर कौन सा हो गया? थर्ड ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, जो कि बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, चलो उसको भी देखते हैं और एक कंसेप्ट सीखेंगे यहां पे 79 में हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले मैं लिख लेता हूं।
द इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स इज। और क्या क्या इंटरमीडिएट देखो, CH3 CH3 CH3, इस पे माइनस दिया हुआ है, ये फर्स्ट है। सेकंड में CH2 डबल बॉन्ड, CH3 वो मिसप्रिंट है, उसको ठीक कर लो, CH2 माइनस, सेकंड में ये दे रखा है। थर्ड में दिया है CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और फोर्थ में दिया है CH3 पे माइनस। ठीक है, अब देखो इन सब में तुमसे क्या पूछा कि भाई बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा ये बताइए। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ये फर्स्ट दिया है, ये सेकंड दिया है, ये थर्ड में दिया है, और ये फोर्थ में दिया है। तो बेसिक स्ट्रेंथ इसका कैसे फाइंड आउट करें? बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा स्टूडेंट्स? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जो होगा, कितनी आसानी से ये डोनेट कर पा रहा है, वही होगा। सिंपल सवाल, लुईस बेस के हिसाब से देखें तो हाइब्रिडाइजेशन जरा पहले चेक करो। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 पे नेगेटिव है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इस कार्बन का sp, इस कार्बन का sp3। एक और दिया है स्टूडेंट्स, फोर्थ के बाद फिफ्थ भी है इसमें, और फिफ्थ में देखो क्या दिया हुआ है, Cn माइनस, C ट्रिपल बॉन्ड N, और इस कार्बन पे माइनस दिया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। अब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। अब मान लो मेरे पे निगेटिव ज्यादा स्टेबल है, तो मैं क्यों डोनेट करूंगा? डोनेट करने की मेरी टेंडेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होता है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे, और स्टेबल है तो डोनेटिंग टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन की कम, तो खराब बेस होगा। अब चलो लगाते हैं इसको। तो sp पे जो निगेटिव होगा, देखो ये sp पे निगेटिव है, और यहां भी sp पे निगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव तो sp होगा, फिर sp2, फिर sp3। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी कम होगी। ठीक है ना, अब डोनेटिंग टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन की कम है, तो ये खराब बेस हुआ। ठीक है, अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करोगे? यहां नाइट्रोजन थोड़ा सा माइनस आई से खींचेगा, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ये थोड़ा खींच लिया, तो इसके देने की टेंडेंसी थोड़ी घट गई, लेकिन इसके देने की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा होगी कंपैरेटिवली। ठीक है ना, तो मतलब ये जो होगा थोड़ा अच्छा बेस होगा एज कंपेयर टू फिफ्थ। तो सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा? फिफ्थ। ठीक है ना, सबसे लास्ट में ऑर्डर में अगर बोले बेसिक स्ट्रेंथ में, तो सबसे लास्ट में फिफ्थ आ गया, और फिफ्थ से आगे 3 आ जाएगा। ये तो हो गया फिफ्थ, और फिफ्थ से आगे आ गया 3। अब जो बाकी का बचा हुआ है उसमें जरा देख लेते हैं। ठीक है, ये इसके बाद देखो, इसके बाद जो है वो sp2 कार्बन पे नेगेटिव है, और ये दोनों जो है वो sp3 कार्बन पे नेगेटिव है। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? sp2 कार्बन। इस पे निगेटिव है तो फिर ये ज्यादा स्टेबल है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव है तो ज्यादा स्टेबल है, और ज्यादा स्टेबल होगा स्टूडेंट, तो देने की टेंडेंसी इसकी क्या होगी? कम। इसकी देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम होगी। और इसके देने की टेंडेंसी अगर कम होगी एज कंपेयर टू sp3, तो ये फिर ऑर्डर में कौन सा आ जाएगा? यहां पे 2, यहां पे इसके बाद आ गया 2। अब देखो 2 आ गया, अब बचा कौन? 1 और 4। ये रहा 1 और ये रहा 4। अब इस दोनों में कैसे देखोगे? दोनों कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइड है। डिफरेंस क्या है? तो ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये तीनों क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? प्लस आई से यहां पे डोनेट कर रहा है, और प्लस आई से डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां ज्यादा एज कंपेयर टू CH3 माइनस। तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा है तो बेस बाहर देने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होगी? ज्यादा। तो ये अच्छा बेस होगा, और ये उससे खराब बेस हुआ। तो 3 यहां, सॉरी 3 नहीं है, ये 4 है ना, CH3 माइनस। तो यहां पे आ गया 4, और उसके बाद आ गया सबसे आगे 1। अब एक बार पहले तो तुम ऑप्शन मिलाओ इसमें, 1 4 2 3 5। देखो 1 4 2 3 5, जो कि आंसर है थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, तो आंसर करेक्ट इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अब कुछ स्टूडेंट को यहां कंफ्यूजन होता है, और किसमें कंफ्यूजन होता है मैं बताता हूं। कुछ स्टूडेंट को यहां जो कंफ्यूजन होता है
वो प्रोपीन में, ये इसमें सेकंड में। देखो जरा, आंसर तो हम लोग मिला लिए, बट कुछ स्टूडेंट का कंफ्यूजन इसमें होता है, माइनस और CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, इस दोनों में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, कि कौन अच्छा बेस है। ठीक है, देखते हैं इसको। इस दोनों का कंजुगेट एसिड बनाओ। इसका कंजुगेट एसिड जो बनाओगे CH2 डबल बॉन्ड CH, H प्लस ले लेगा तो CH3, और इसका कंजुगेट एसिड बनाओगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये कंजुगेट एसिड दोनों का बना लिया। इसका जो स्टूडेंट pKa होता है वो 25 के आसपास होता है, और प्रोपीन का जो pKa होता है 42-43, 42 के आसपास मान के चलो, वो तो होता है। तो इसका pKa कम है और उसका pKa ज्यादा है, तो pKa कम तो एसिड अच्छा। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ अगर बात करें तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH जो होगा ये अच्छा होगा एज कंपेयर टू प्रोपीन। होगा कि नहीं होगा बोलो? प्रोपीन से अच्छा एसिड कौन होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये अगर एसिड स्ट्रांग है तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? वीक। कंजुगेट बेस क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, वो वीक होगा। तो देखो CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस जो है वो थर्ड में है, वो प्रोपीन से वीक हम लोग लिखे हैं कि नहीं? तो थर्ड को वीक लिखे हैं कि नहीं लिखे? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया ये वाला कंसेप्ट? अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो इस तरह से देख लें। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। 79 तो कर ही लिए हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर इसके बाद है 81, थियोरेटिकल है। तो मैं पढ़ता हूं एक बार ऑप्शंस को और बताता हूं कौन सा करेक्ट या फिर इनकरेक्ट है जो है इसमें ऑप्शन दिया हुआ। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ध्यान देना इसको। पहला दिया है एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज इक्वल टू एवरेज ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। गलत। हाइब्रिड की जो एनर्जी होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड की जो एनर्जी होगी वो इनफैक्ट जितना भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है ना उसका, उससे कम ही होता है। तो कोई एवरेज का कोई बात ही नहीं है यहां पे, तो ये रॉन्ग हो गया। वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा हाइब्रिड जो होगा, ठीक है ना। बी में देखो तो ये फॉल्स हो गया पहला ऑप्शन। सेकंड दिया रेजोनेंस हाइब्रिड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर। सही बात है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर अलग अलग बना सकते हैं हम लोग, और उन सब के कंट्रीब्यूशन से हाइब्रिड बनाते हैं। तो एक सिंगल स्ट्रक्चर से हाइब्रिड कैसे होगा? सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से हाइब्रिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहां दिया क्या हुआ है? कैन नॉट बी प्रेजेंटेड बाय ए सिंगल, तो सही है ये। थर्ड देखो, लिक्विड्स विथ डिफरेंस ऑफ मोर देन 20 डिग्री इन देयर बॉइलिंग पॉइंट कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। सही बात है, अगर 20 डिग्री से कम का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं, ज्यादा है तो सिंपल डिस्टिलेशन से करेंगे। ये करेक्ट है। डी में देखो, पोजीशन आइसोमर डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट। सही है। ई में हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन कार्बन। नहीं, सिर्फ पाई का डीलोकलाइजेशन नहीं होता है, हाइपर कंजुगेशन जो करते हो तो कैसे करते हो? देखो, जैसे अगर तुम हाइपर कंजुगेशन करोगे, एक में करके बताता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हाइपर कंजुगेशन करोगे तो ये CH हाइपर कंजुगेबल है, अल्फा हाइड्रोजन है, ये इधर की तरफ जाता है और पाई ओपन होता है। तो स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं? डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, और जो H है H प्लस की फॉर्म में निकला उसको नीचे लिखते हैं। तो सिर्फ पाई का नहीं हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड भी शिफ्ट कर रहा है, इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। तुमसे तो यही पूछा कौन सा करेक्ट नहीं है, तो A एंड E ओनली, मतलब फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 81 तक हम लोग कर लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 82। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है 82, देखते हैं कैसे। तो 82 में क्या दिया हुआ है? Which of the following group contains only electrophile? इनमें से किसमें सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल ही है? करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स इसका सेकेंड, AlCl3, 6 ही इलेक्ट्रॉन है एल्युमिनियम का। उसके बाद SO3, ये क्यों है मैं समझाता हूं, और एक है NO2 प्लस। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी डेफिशिएंट है, तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल है। SO3 कैसे इलेक्ट्रोफाइल? तो O मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो O पे है डेल माइनस, तो सल्फर पे क्या आएगा? डेल प्लस। तो इलेक्ट्रॉन की थोड़ी डेफिशिएंसी हुई डेल प्लस के कारण। और दूसरा
ये जो है इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो सकता है, तो मान लो न्यूक्लियोफाइल कोई आया अटैक करने, तो ये पाई तो टूट सकता है ना आसानी से। सल्फर ऑलरेडी 6 बॉन्ड बनाया हुआ था, बट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो पाई तो टूटेगा ना, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और दूसरा NO2+ बता ही दिए, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 82 का सेकंड ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 85, और 85 में क्या दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। अब इसमें ऑप्शन से देखो, एल्कोहल का तो तुम ईथर बना सकते हो, तो फंक्शनल पॉसिबल है। एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हो, पॉसिबल है। साइनाइड आइसोसाइनाइड बना सकते हो, पॉसिबल है। लेकिन एल्काइल हैलाइड, अब मान लो क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्लोरीन के बदले ब्रोमीन थोड़ी ना लगा दोगे, ठीक है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन एल्काइल हैलाइड। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं हम लोग केमिस्ट्री में सेक्शन बी में, और सेक्शन बी में देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले तो 86 ही है, इसमें बहुत सारा दिया हुआ है लेकिन आसान है, मैच करने वाला है तो तुरंत बन जाएगा। ये देखो, इसमें मैं एक बार पढ़ देता हूं कौन सा होगा। 86 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, मैं एक बार मैच करके बताता हूं कौन कौन सा है। जैसे फर्स्ट में लिखा है कार्बोकेटाइन, तो उसका हो जाएगा C, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विथ एम्प्टी p ऑर्बिटल। जैसे देखो CH3 पे प्लस है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 86 है ये, ठीक है, 85 तो पहले वाला था, 86। जैसे CH3 प्लस लेते हो, एक कार्बोकेटाइन, तो 3 बॉन्ड कार्बन 3 सिग्मा बनाया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2। अब अगर किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो 3 sp2 ऑर्बिटल होगा, वो तो सिग्मा बना लिया, तो एक वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा बचा, p। इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, ठीक है, वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है मिल गया, ये किसमें दे रखा है, तो फर्स्ट का C हो जाएगा, C में दे रखा। सेकेंड का जो है वो होगा F, उसमें क्यों, तो न्यूक्लियोफाइल लिखा हुआ है और F में लिखा है स्पीसीज दैट कैन सप्लाई अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सही बात है, अगर न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और वही तो वो सप्लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड का देखो, थर्ड में लिखा है हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन का बी ऑप्शन हो जाएगा, क्यों, कंजुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ CH सिग्मा बॉन्ड विथ एम्प्टी p ऑर्बिटल प्रेजेंट एट एडजेसेंट पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन। क्या लिखा हुआ इसको समझो जरा सा। जैसे CH3 CH2 प्लस है, हाइपर कंजुगेशन कहां कहां होता है, एल्कीन, एल्काइन, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल। तो इस कार्बन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा, ये CH का कंजुगेशन वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ, वही तो लिखा हुआ है, इसका हो गया। उसके बाद देखो फोर्थ में लिखा हुआ आइसोमर्स, इसका हो जाएगा A, साइक्लोहेक्सेन एंड 1 हेक्सीन। साइक्लोहेक्सेन में क्या होगा, अनसेचुरेशन फैक्टर 1 क्योंकि रिंग है, और 1 हेक्सीन एक पाई बॉन्ड है तो UF1 मैच कर गया, आइसोमर होगा। फिर है sp हाइब्रिडाइजेशन, फिफ्थ में लिखा हुआ, इसका हो जाएगा D, इथाइन, तो इथाइन में sp ही होगा दोनों कार्बन। और उसके बाद है इलेक्ट्रोफाइल, इसका हो जाएगा E, स्पीसीज दैट कैन रिसीव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो न्यूक्लियोफाइल रहता है वो डोनेट करता है, इलेक्ट्रोफाइल रिसीव करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन हो गया 4। चलो क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 87। क्या कह रहा है इसमें, द एडिशन ऑफ HCl टू एन एल्कीन प्रोसीड्स इन 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में H+ अटैक करता है C डबल बॉन्ड C पे, वो K प्रिंट है बट C डबल बॉन्ड C उसको मानो, C और उससे 2 बॉन्ड है। उसको कैसे देखा है, तो सिंपल सा स्टूडेंट, ये C डबल बॉन्ड C है, H+ पे अटैक करना है, तो भाई H+ के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये कैसे देगा, तो देगा तो ये ना, अटैक इससे इस पे होगा, ठीक, सिंपल सा था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड, ठीक। ओके 88 क्वेश्चन, फिर से ये प्यूरिफिकेशन का क्वेश्चन है बट आसान सा है। देखो क्या कहता है, कहता है ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ अ कोर्ट केस, कोर्ट में एक केस फाइल हो गया, उसका हियरिंग हो रहा है, जज साहब हियरिंग कर रहे हैं, तो कहता क्या है, देखो द जज सस्पेक्टेड दैट सम चेंज इन डॉक्यूमेंट हैड बीन कैरिड आउट। डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज कर दिया, दूसरा कलम से लिख दिया, ठीक है ना। He asked the forensic department to check the ink used.
दो अलग अलग प्लेस पे जो इंक यूज्ड हुआ है उसको कह रहा है कि आप चेक कीजिए इसको वेरीफाई करने के लिए। तो कहता है कि आगे अकॉर्डिंग टू यू विच टेक्निक कैन गिव द बेस्ट रिजल्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। देखो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है ना ये एड्सॉर्प्शन पे बेस्ड है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तो एक ग्लास का हम लोग प्लेट लेते हैं, उस पर कुछ सॉल्वेंट लगाते हैं और वो अब जैसे इंक का अलग अलग दो अलग अलग इंक है तो उसका पिगमेंट को वो ये एड्सॉर्ब करेगा, तो दोनों को ये सेपरेट आसानी से कर सकता है। इसलिए जो इसमें सबसे सुटेबल आंसर होगा गिवन ऑप्शंस में वो हो जाएगा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो 88 के बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 89। 89 में क्या कह रहा है? एजर्सन और रीजन दिया है और इसमें कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है ये हम लोगों को बताना है। फर्स्ट में लिखा है एजर्सन में पायरोल इज मोर बेसिक देन पिरिडीन। देखो पायरोल क्या हो गया, NaCH लगा दिए तो ये हो गया पायरोल, और पिरिडीन अगर बनाओगे ये हो गया पिरिडीन। अब देखो पिरिडीन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये लोकेलाइज्ड होता है, ये रेजोनेंस में होता नहीं है, लेकिन जो पायरोल में नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये तो रेजोनेंस में, ऑब्वियस सा बात है, ये डीलोकेलाइज्ड है। डीलोकेलाइज्ड है तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है अंदर डीलोकेलाइज्ड और यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर है लोकेलाइज्ड। तो स्टूडेंट्स देने की टेंडेंसी तो इसकी ज्यादा होगी ना, क्योंकि ये तो अंदर ही बहुत ज्यादा डीलोकेलाइज्ड है, तो बाहर किसी को देने की टेंडेंसी क्या होगी? कम। तो मतलब पायरोल लेस बेसिक होगा और पिरिडीन मोर बेसिक होगा। लेकिन जो एजर्सन दिया है उसमें सीधा लिखा कि पायरोल मोर बेसिक है, ये स्टेटमेंट क्या हुआ? फॉल्स। अब सेकंड देखो रीजन जो दिया है, इन पायरोल नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइड, ये तो सही है, नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, तो 1 2 3 3 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2, ये तो करेक्ट दिया हुआ है। तो उस हिसाब से आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ, एजर्सन इज इनकरेक्ट, रीजन इज करेक्ट। ठीक है, ये था 89। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 93। देखो 93 में क्या कह रहा है? में हम लोगों के पास R C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस एक ये दे रखा है, फिर सेकंड में ये बेंजीन रिंग इस पे माइनस दे रखा है, थर्ड में C से 2 R डबल बॉन्ड CH और इस पे माइनस दे रखा है, और फोर्थ में C से 3 एल्काइल और सिंगल बॉन्ड CH2 इस पे माइनस दे रखा है, और इन चारों में पूछा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइट। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp, इसका sp2। ठीक है, इसमें एक लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो 2 1 3, 3 का क्या होगा? sp2, और ये तो sp3 है। तो स्टेबिलिटी पूछा तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा sp, फिर sp2 और फिर sp3। ठीक है, तो sp पे नेगेटिव है तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? 1। अब ये दोनों sp2 sp2 पे नेगेटिव है, ये डीलोकलाइज्ड नहीं है, रेजोनेंस में नहीं होता ये नेगेटिव। ठीक है, तो ये दोनों sp2 है, कैसे देखोगे? यहां पे 2 एल्काइल दिया तो ये दोनों क्या करेगा? प्लस आई से डोनेट करेगा, तो स्टेबिलिटी कम होगी, सिंपल सा बात है। तो इसलिए ज्यादा कौन स्टेबल होगा? 2 के बाद 3, और फोर्थ में तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, उसमें नेगेटिव है, तो सबसे लास्ट में कौन सा आ गया? 4। तो 1 2 3 4 ऑप्शन अगर देखें तो 93 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। इसमें क्या कहता है? कहता है कि एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ए है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन सभी सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड सेम लेंथ का है, और वो बॉन्ड 1.54 से लेस है लेकिन 1.34 से ज्यादा है। स्टूडेंट्स सभी कार्बन हाइड्रोजन सेम प्लेन में लाई कर रहा है, पहला बात तो ये है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन लगता है कि sp2 रहा हो प्लेनर। फिर कहता है कि जितना भी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है ये सब सेम है, और ये 1.54 से 1.34 के बीच में लाई कर रहा है, एंगस्ट्रम के बीच में लाई कर रहा है। ये नीट का ही क्वेश्चन है। 1.54 एंगस्ट्रम C सिंगल बॉन्ड C का बॉन्ड लेंथ होता है,
1.34 एंगस्ट्रॉम C डबल बॉन्ड C का बॉन्ड लेंथ होता है। मतलब जो गिवन कंपाउंड है उसमें सभी CC बॉन्ड लेंथ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, मतलब वहां पे तब तो बॉन्ड लेंथ 1.54 और 1.34 के बीच में लाई कर रहा है। तो तुम बेंजीन मान सकते हो कंपाउंड को, इसमें भी सभी कार्बन जो है प्लेन में है, कार्बन हाइड्रोजन, और बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.54 से 1.34 के बीच में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन मतलब हो गया sp2, और sp2 का बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री। तो करेक्ट आंसर जो इसमें हो जाएगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो 96 नहीं 900। तो बस इतना ही क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे से एग्जाम दिए होंगे, बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा। आगे का भी इसी तरह से अच्छे से तैयारी करके एग्जाम देंगे जिससे आपका नीट का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।